आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के रूप में होता रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो आप सभी कापी पेन लेकर के बैठ जाइए और पहली हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा उसको आपको नोट बना कर रखना है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, सब लोग हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और ध्यान से समझेंगे। अगर ये समझ आएगा तभी आप अगले वाले टॉपिक ऑक्सीकारक तथा अपचायक को समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है, इसके दो विचार दिए गए हैं। पहला ऑक्सीकरण का एक प्रारंभिक विचार है और एक आधुनिक विचार। प्रारंभिक का मतलब जो पुराना विचार हो, पहले के लोग उसको देख करके ही ये पता कर लेते थे कि अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण था ऑक्सीजन से संबंधित। अब वो था कि जब किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया के सापेक्ष किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ इसमें नंबर आता है कि वो है प्रारंभिक विचार या प्रारंभिक अवधारणा। प्रारंभिक अवधारणा ये क्या है? प्रारंभिक अवधारणा के आधार पर जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे पहला है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहेंगे। इस सब का हम एग्जाम्पल लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी आती है। तो दूसरा लिखेंगे जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास, इसको ऐसे लिखा जाता है ह्रास होता है। अर्थात इसको आप छोटे तरीके से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना। अब पहले को शॉर्ट ट्रिक में बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, ऑक्सीजन का जुड़ना और यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना। इसको आप छोटे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आसान है। तीसरा परिभाषा है किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना या वृद्धि होना उसमें। तो तीसरा लिखेंगे किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का
योग होता है, योग होता है, तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ में ऑक्सीकरण हुआ है। इसको छोटे तरीके से लिख सकते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ये क्या होता है? जितने भी अधातुएं हैं वो सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाती हैं, और जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत धनात्मक तत्व कहलाती हैं। इनको आप ये भी बोल सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व, और जो धातुएं होती हैं उनको बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का मतलब विद्युत ऋणात्मक यानी अधातु का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम इसको छोटे तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व। क्या लिखा है? योग मतलब जोड़ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं छोटे रूप में समझने के लिए, ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना यह योग होता है। चौथी परिभाषा है जो कि प्रारंभिक अवधारणा के आधार पर लिखा जाता है। तो किसी पदार्थ से धन, इसका उल्टा किसी पदार्थ से, इसको नीचे करके लिखते हैं, किसी पदार्थ से धन या विद्युत धनात्मक तत्वों का जोड़ना, या इसको छोटे में धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होना, धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से एक चीज़ ये समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है प्रारंभिक अवधारणा, तो प्रारंभिक अवधारणा में जो ऑक्सीकरण है वो एक प्रक्रिया होती है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है या वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जब, यानी जब यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, चौथा लिखा है किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होता है, मतलब कि धन विद्युतीय तत्व निकलता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, निष्कासन का मतलब माइनस, निकालना, ऐसे छोटे तरीके से। ये चार प्रकार की जो अवधारणा दी गई हैं, ये प्रारंभिक अवधारणाएं थीं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए प्रयोग की गई। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में चार प्रकार के प्रारंभिक अवधारणाएं पहले से अनुमान लगाया गया, अर्थात ऑक्सीकरण कब होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है। दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तीसरा, किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्व, जिसको हम ऋण विद्युतीय तत्व भी कह सकते हैं, इस विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना यानी योग होता है, जिसको ऋण विद्युतीय तत्व धनावेश यानी प्लस करके लिख सकते हैं। और चौथा है किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होना। अगर धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। कुछ एग्जाम्पल लेंगे और अच्छी समझेंगे। अब लिखते हैं कि कुछ आधुनिक अवधारणाएं क्या हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक अवधारणाओं में सबसे ज़्यादा प्रचलन वाला जो चीज़ है वो है ऑक्सीजन का वृद्धि होना। इसको अक्सर ज़्यादातर किताब में, किसी भी एनसीईआरटी किताब में ऑक्सीजन से संबंधित ज़्यादातर टॉपिक दिया गया है।
ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या को समझने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए। अब आते हैं आधुनिक अवधारणा पर। आधुनिक हेडिंग डालिए आप लोग, आधुनिक अवधारणा। पहला ये है, देखिए हमने 4 प्रकार के प्रारंभिक अवधारणाएं लिखा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक अवधारणा में 4 से इसको 5वां नंबर डाल देते हैं। ठीक, 5वें नंबर में ये होता है कि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, अर्थात इसको छोटे तरीके में आप लोग समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस यानी कि निकलता है। ठीक है, 5वें के बाद 6वीं आधुनिक अवधारणा है कि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। और ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे। किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में, किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ये 6 प्रकार के हमने आपको परिभाषा दिया है, इनमें से कोई भी आप परिभाषा लिख देंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझिए, किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब, इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ON, ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें अगर वृद्धि होती है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये वृद्धि होना। ठीक है, यानी कि बढ़ती है। इस प्रकार से इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है। और साथ में आप परिभाषा बोलना चाहें तो इन 6 प्रकार के परिभाषा में से किसी परिभाषा को बोल देंगी तो आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा आ जाएगा। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इन सबका मतलब क्या होता है। मैं 6 प्रकार के उदाहरण लूँगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। तो मैं इन 6 प्रकार के जो लिखे हैं उन सबके एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से स्क्रीन काट लो। ठीक है, मिटाता हूँ। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या क्या लिखा था। हमने लिखा था पहला वाला, यहाँ पर सटीक में लिख देता हूँ और उसी से एग्जाम्पल को समझाऊंगा। तो पहला लिखे थे ऑक्सीजन में क्या हो, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐसी है, इसको समझ सकते हैं। दूसरा हमने लिखा था कि किसी पदार्थ की हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन में कमी आती है, मतलब कि हाइड्रोजन माइनस, यानी कि हाइड्रोजन की कमी आती है। इसको माइनस का मतलब समझिएगा कमी हो रही है और प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है। तीसरा लिखे थे हम लोग ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि होती है। तो ऋण विद्युत का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि धनावेश करके समझ सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। चौथा है धन विद्युतीय तत्व में कमी, धन विद्युतीय तत्व, जिसको आप कह सकते हैं धनात्मक विद्युत धनात्मक तत्व, इसमें कमी आती है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है। और छठवां है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, वृद्धि हो। इसको ऐसे मैंने दिखाया था। ठीक है, ये 6 प्रकार से आप सॉर्टिक में अगर याद कर जाएंगे तो आपको ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। अब इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ध्यान समझेंगे। पहला है
कार्बन और प्लस ऑक्सीजन जब दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने का मतलब है कि इस कार्बन की जो हम लोग बनाने का तरीका जानते हैं, मूलकों के आधार पर बनाया जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 लेते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 लेते हैं। दोनों को आदान प्रदान करने पर C2O4 मिलता है। अब इन दोनों परमाणुओं की इन संख्याओं का अनुपात बनाएंगे तो आपको प्राप्त होगा CO2। ठीक है, 2 से ये 2 4 करता है तो CO2 यानी कि 1 और 2 अनुपात आता है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, पहले हमने परिभाषा लिखा था कि जब ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो देखिए इस अभिक्रिया से पहले यहाँ कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं लगा है। अब जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन का योग हो गया, मतलब कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। बात क्लियर हो गया। और देखते हैं, देखिए और हमने इसमें इसी अभिक्रिया में और भी देख सकते हैं, लेकिन अभी पहले वाले को समझाने के लिए मैंने पढ़ा एग्जाम्पल लिया। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल होता है इसी का। दूसरा ये है, इसको मैं हटा दूँ, समझ गए हैं कि इसमें किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में हो रहा है ऑक्सीकरण। दूसरा देखिए, अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। आपको पता है सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, हम लोग 4 लेकर बनाते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का लेकर के बनाया वैसे ही हमें प्राप्त होगा SO2। तो SO2 मतलब इनको यहाँ लाइए और इस 2 को इसके नीचे, तो H2O4 प्राप्त हुआ। और जब डिवाइड कर देंगे तो ये SO2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से SO2 प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि पहले की तरह ही इस वाले अभिक्रिया में भी सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, और जब ये सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो यहाँ पर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन का योग हो गया, यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम कहेंगे कि सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर। तीसरा देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ऐसे ही आप लिख सकते हैं जो ज़्यादा यूज किया जाता है, और वो है जब हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं। तीसरा नंबर, हाइड्रोजन के साथ यानी H2 के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बनता है, आप जानते ही हैं कि पानी बनता है H2। ठीक है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया किया तो इसके साथ जुड़ करके H2O बन गया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम कहेंगे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको इस प्रकार से हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात क्लियर। अच्छा, अब अगला देखते हैं। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो पहले वाले नियम के आधार पर उसका एग्जाम्पल था। अब दूसरा का देखिए, दूसरे वाले का एग्जाम्पल क्या होगा। दूसरा में अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट को आयोडीन से क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब H2S होता है, और इसके साथ हमने आयोडीन की क्रिया करवा दिया। अब समझिए कैसे क्रिया होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रकार का गैस होता है, उसके साथ अगर आयोडीन की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया कर लेगा और सल्फर को विस्थापित कर देगा। ये अभिक्रियाशीलता की दर होती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अभिक्रियाशीलता की दर को बताया होगा। ठीक है, नहीं अगर पता है तो मैं यहाँ अभिक्रिया की जो इसको सक्रियता श्रेणी वाले आधार पर हम लोग तत्वों को पढ़ते हैं उसको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर नोट कर दूंगा। तो फिलहाल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन से क्रिया किया तो हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करेगा। तो कैसे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन होता है धनावेश और आयोडीन होता है ऋणावेश, तो दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। दोनों क्रिया करने का मतलब जैसे हाइड्रोजन धनावेश है आयोडीन ऋणावेश है तो दोनों की जो वैलेंसियाँ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस, तो लिखेंगे केवल HI। ठीक, यहाँ लिख दिया HI। उसके बाद सल्फर विस्थापित होता है, तो सल्फर जब विस्थापित होगा तो वो सल्फर परमाणु के रूप में नहीं बल्कि उसके अपने गैस या मूल तत्व के फॉर्मूले के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा।
तो इस सल्फर को सल्फर गैस के रूप में प्रयोग करेंगे, या तो H2 लिखो या तो H4 लिखो। फिर भी यहाँ पर सल्फर नाम का एक परमाणु है तो हम इसको सल्फर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसको संतुलित कर सकते हैं। वैसे मैं संतुलित तो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये संतुलित करके आपको रखना है। यहाँ देखिए इसको संतुलित कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बना दीजिए। हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, 2 बना दो। 2 आयोडीन हो गया, यहाँ पर भी 2 आयोडीन, 1 सल्फर है, 1 सल्फर है, ये संतुलित हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, दूसरे वाले नियम के आधार पर जब हाइड्रोजन का क्या होता हो, निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, हाइड्रोजन यहाँ से ह्रास होता हो, हाइड्रोजन में कमी आती हो, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, यानी सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है। और जब ये आयोडीन से क्रिया किया तो सल्फर के साथ क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सल्फर वाले पदार्थ के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जिस पदार्थ से निकलता है उसी का ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर सल्फर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ से सल्फर जब निकला है तो ये सल्फर के साथ हाइड्रोजन निकल गया, अकेला सल्फर है। इस प्रकार से इस पूरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक, बात क्लियर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का, दूसरे वाले इस वाले में सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, और तीसरे में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इन तीनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। इस वाले में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, सल्फर का, सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है। दूसरी वाली देखते हैं, इसमें इसी प्रकार का और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे। मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, MnO2 और HCl, ये आपस में क्रिया करते हैं। तो मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करने का मतलब मैंगनीज क्लोरीन से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बनाता है, इसको बना दीजिए H2O, और साथ में मैंगनीज का क्लोरीन से क्रिया कराने का मतलब मैंगनीज का संयोजकता कितना होता है, 2+, और क्लोरीन का होता है -। तो दोनों आदान प्रदान करने पर क्या प्राप्त होगा, MnCl2 प्राप्त होगा। ठीक, तो MnCl2 प्राप्त होने का मतलब मैंगनीज क्लोरीन से क्रिया किया तो MnCl2 प्राप्त हुआ, और प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल प्राप्त हुआ। अब इसको संतुलित कर लीजिए, 2 क्लोरीन है, 2 लगा दो यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा ऐसे। तो हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 कर दो। अब क्लोरीन 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, इसको 2 कर दो। मैंगनीज 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 कर दो। ऑक्सीजन देखो 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर तो 2 ही है, घट बढ़ रहा है। तो इसको आप संतुलित कीजिए या ना कीजिए, फिर भी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्लोरीन एक और प्राप्त होगा, यहाँ क्लोरीन गैस भी निकलेगी। तो हम यहाँ पर क्लोरीन गैस निकाल देते हैं, इसके सुविधा के लिए क्लोरीन गैस निकाल देते हैं, +Cl2। ठीक है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन अपने Cl2 के रूप में होता है तो निकाल सकते हैं गैस के रूप में। अब ये संतुलित है, अभी नहीं, 2 दूना के 4 हो रहा है क्लोरीन, यहाँ 4 कर दो, 4 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ 2 कर दो, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, मैंगनीज 1 है, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये दूसरे वाले में हमने लिखा है हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसमें किस पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा था, और जब ये इससे मैंगनीज डाइऑक्साइड से क्रिया किया तो यह हाइड्रोजन को अलग कर दिया, किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ देखिए इस वाले पदार्थ में क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और इस पदार्थ में भी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल चुका है। तो हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर बात, ठीक है। तीसरा देखते हैं,
इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको भी देखेंगे आगे किसी अभ्यास प्रश्न में। तीसरे में कहा गया है कि ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना। और ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब कोई अधातु का योग होता है किसी पदार्थ के साथ। तो अधातु का योग होने का मतलब किस वाले पदार्थ के साथ अधातु का योग होता है, ये हमें देखना है। ठीक, तो अधातु का योग मतलब इसमें भी आप समझ सकते हैं। वैसे मैं अलग से एग्जाम्पल लेता हूँ। फेरम यानी आयरन, इसके साथ हम क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, कैसे प्राप्त होगा, कैसे बनाएंगे। फेरम का दो संयोजकता Fe, फेरम का कितना होता है Fe 2+ और 3+ होता है, तो 3+ लेता हूँ अधिकतम, और क्लोरीन का -4। 3 क्लोरीन के नीचे लिखोगे 3, 1 को इसके नीचे, तो हमें मिलेगा FeCl3 मिलेगा ना, FeCl3। तो यहाँ बना दिया FeCl3, सही है, FeCl3 प्राप्त हुआ। अब इसको संतुलित कर लीजिए, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, एक Fe है, एक Fe है, क्लोरीन ज़्यादा हो रहा है, 2 लगा दीजिए यहाँ पर, और इसको भी 2 3 कर दिए, 3 और यहाँ पर 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कहा गया है कि ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना। तो ऋण विद्युतीय तत्व इसमें जोड़ने का मतलब, जब किसी पदार्थ में कोई ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ता है तो ये क्या है, एक ऋणावेश मतलब अधातु है। हमने बताया कि ऋण विद्युतीय तत्व किसे कहते हैं, जो जितने भी अधातु हैं उनको ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। तो इस फेरम के साथ यानी आयरन के साथ ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जुड़ गया यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि इस आयरन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस वाले अभिक्रिया में आयरन के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, इसी प्रकार से और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। SN के साथ क्लोरीन को जोड़ करके देखिए, जब ये SN क्लोरीन की क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा, SnCl4, क्योंकि SN की संयोजकता 4+ अधिकतम, तो अधिकतम लेकर बनाना है, और क्लोरीन का -4 मतलब 4 इसके नीचे आएगा और 1 इसके नीचे आएगा, तो बन गया SnCl4। अब इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ 2 कर दो, 2 दूना के 4, यहाँ पर 4 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर भी SN के साथ क्लोरीन नहीं जुड़ा है, यानी कि जब इस SN के साथ क्लोरीन जुड़ गया, यानी ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन है, ये इसके साथ जुड़ गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर SN का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस वाले अभिक्रिया में SN का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। चौथा, धन विद्युतीय तत्व। देखिए इसी का उल्टा है, धन विद्युतीय तत्व का वहाँ क्या लिखा है, निष्कासन। अब धन विद्युतीय तत्व क्या होता है इसको देखेंगे। धन विद्युतीय तत्व का मतलब कोई भी धनात्मक या कोई भी धातु किसी पदार्थ के साथ जोड़ता हो और निकलता हो। तो धन विद्युतीय तत्व जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, क्लोरीन गैस लेकर के, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व निकल गया। इस आयोडीन से पोटेशियम जो कि धनावेश यानी कि धातु है, इसको धन विद्युतीय तत्व कहेंगे। तो इस आयोडीन से धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम यहाँ पर निकल गया, तो हम कहेंगे कि इस आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये अब तक जो मैंने लिखा है ये सभी चीज़ें प्रारंभिक अवधारणा से संबंधित है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है HgCl2। HgCl2 के साथ यदि क्लोरीन किया करता है, क्लोरीन Cl2, तब क्या होगा,
तब बनेगा यहाँ पर HgCl2 HgCl2। अब आप समझिए, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और ये Hg, यानी इस Hg के साथ 2 क्लोरीन है और यहाँ पर Hg के साथ 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पर इसको संतुलित करना पड़ेगा पहले, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 क्लोरीन है, इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए 2 Hg का मतलब इसको 2 बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, Hg2 यहाँ बनेगा, Hg2Cl2 बनेगा ये, क्योंकि 2 क्लोरीन से क्या कर रहा है और यहाँ 2 दुना के 4 क्लोरीन मिल रहा है एक साथ, और ये 2 दुना के 4 Hg मतलब कि पारा। तो यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, वैसे एग्जाम्पल नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये 4 प्रकार के प्रारंभिक अवधारणा के आधार पर। अब देखेंगे कि आधुनिक अवधारणा के आधार पर एग्जाम्पल कैसे, यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए जानता। 5वां जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन का मतलब है जब किसी भी तत्व के साथ या किसी भी धातु के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो निकलने का मतलब किस पदार्थ के साथ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो आंसर है कि धातु के साथ। यानी कि अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, धनावेश बनेगा, Na+ बनेगा, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले जो 5वें रूप में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एक निकलने का मतलब इस माइनस इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन निकलने वाली इसी को दिखा रहा है, इसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो धनावेश हो जाएगा। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ, यहाँ पर सोडियम का ऊपर यहाँ कोई आवेश नहीं दिया गया है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो धनावेश में आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेश में आता है। इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और है, कैल्शियम का भी ले सकते हैं। कैल्शियम से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, कैल्शियम 2+, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कैल्शियम 2+ आवेश में आता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ऐसे समझ सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या कैल्शियम रिएक्टेंट, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 धनावेश में आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासन हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं 6वें पर। 6वें का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि होना। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसको समझिए। जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है वो तत्व उतना ही बंध बनाता है और उतने ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना। वृद्धि होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। तो इसको आप ऐसे समझेंगे, यहाँ अगर मान लीजिए जिंक है, तो जिंक का इस प्रारंभिक प्रकृति अवस्था में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और जब किसी से क्रिया करता है, तो मान लीजिए कि जिंक किसी से क्रिया करके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो Zn2+ बन जाता है। और 2+ बनने का मतलब इस प्रकृति अवस्था में जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और जब ये किसी से क्रिया करता है तो 2 धनावेश में 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग कर देता है, त्याग देता है, तब ये 2 ऑक्सीकरण संख्या +2 ऑक्सीकरण संख्या इसकी प्राप्त होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जितनी संयोजकता उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा या किसी के साथ साझा करके बंध का निर्माण करेगा, ठीक। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए Pb, इसको पंबलम बोलते हैं।
तो इस पंपलम की संयुक्ता 2+ होती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद इस पर कितना आवेश आता है, 4+, 2 इलेक्ट्रॉन तकता है। तो इस स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और जब इसने इलेक्ट्रॉन 2 और क्या कर दिया, त्याग दिया, तब उस स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गई। यहाँ पर कितना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, +2, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी वृद्धि हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से ये आप इसको अच्छी समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। ये तो अब तक 6 प्रकार के परिभाषा के आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करी। इसको एक बार नोट कीजिए। तो अब आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रियाएँ। इस ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उपचयन कहो, उपचयन या ऑक्सीकरण कहो, दोनों एक ही बात है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मिटाता हूँ। अब हेडिंग डालिए आप लोग। अगली हेडिंग डालेंगे अपचयन अभिक्रियाएँ। अगली हेडिंग रहेगी अपचयन अभिक्रियाएँ। अपचयन अभिक्रियाएँ। यदि आप ऑक्सीकरण को समझ गए हैं तो अपचयन अभिक्रिया को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा में भी 4 से लेकर के 6 तक परिभाषाएं दी गई हैं, और उसमें से 4 हैं वो प्रारंभिक है और बाकी 2 आधुनिक अवधारणाओं के आधार पर है। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमने 6 परिभाषा लिखवाया, उसका ठीक विपरीत कर देंगे तो आपको अपचयन अभिक्रिया परिभाषा पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमने उस ऑक्सीकरण में लिखा था क्या, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ। तो ऑक्सीकरण में हमने लिखा था ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब इसमें क्या लिखेंगे, जब, या यहाँ पर पहले लिखेंगे आधुनिक प्रारंभिक। पहले के लोगों का ये मानना था कि देख करके पता करते थे। तो प्रारंभिक अवधारणा, प्रारंभिक अवधारणा ये है कि जब, इसके बारे में ऐसे लिखते हैं, अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है जब पहला नंबर किसी पदार्थ के साथ या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है या अलग होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, इसको छोटे तरीके में लिखेंगे, ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा आपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया में परिभाषा के रूप में लिखा था कि हाइड्रोजन का निष्कासन। तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन का योग। जब
किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग होता है यानी जुड़ता है, योग होता है। इसको छोटे तरीके में लिख सकते हैं H प्लस यानी हाइड्रोजन जुड़ता है। तीसरी वाली परिभाषा जो ऑक्सीकरण में लिखे थे उसका उल्टा, उसने हमने लिखा था ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और इसमें लिखेंगे ऋण, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जब ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत या जब किसी पदार्थ में उसमें हमने लिखा था ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, और इसमें लिखेंगे जब किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, इसको छोटे तरीके में लिख सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन का मतलब माइनस, ऐसे ठीक छोटे तरीके में। चौथा हम लिखेंगे, चौथी अवधारणा जो कि प्रारंभिक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने लिखा था कि जब किसी पदार्थ में या पदार्थ के साथ धन विद्युतीय या धनात्मक विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, और इसमें लिखेंगे जोड़ना, ठीक है। तो लिखते हैं जब किसी पदार्थ में धनात्मक विद्युत धनात्मक ना, यहाँ पर मैं गलत लिखा हूँ, विद्युत ऋणात्मक तत्व लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी बना लीजिए विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन होता है। यहाँ लिखेंगे जब किसी पदार्थ में विद्युत धनात्मक तत्व जोड़ता है, इसको नीचे लिखना था, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ से इसको देखते हैं। जब किसी पदार्थ में धनात्मक विद्युत धनात्मक, क्या लिखते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व जोड़ता है, इसका अर्थ है धन विद्युतीय तत्व जोड़ने का मतलब है प्लस, ऐसे ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने ये देखा 4 प्रकार की प्रारंभिक अवधारणाओं में से ये जो हमने लिखा है वो चारों प्रारंभिक अवधारणाएं हैं। इस अवधारणा को प्रारंभिक अवधारणाओं के आधार पर अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। और ये वास्तव में क्या है, इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, आप देखते हैं आधुनिक अवधारणाएं। सबसे पहला है, हमने आक्सीकरण अभिक्रियाओं में आधुनिक अवधारणा के आधार पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन निकला था। अब इस वाले अपचयन अभिक्रिया में आधुनिक अवधारणा के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ना लिखेंगे, यानी कि जब किसी पदार्थ के साथ पदार्थ में लिखते हैं, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना। ठीक है, तो इसको हम 5वें अवधारणा के आधार पर लेते हैं। 6वां है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। तो क्या लिखेंगे, जब किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। इसको छोटे तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, मतलब कि -4, ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है। ठीक है, तो एक बार नोट की, तो मैं इसको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ और बहुत ही अच्छी से समझेंगे। ठीक, नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लो जल्द से। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल अपचयन अभिक्रियाओं से संबंधित। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, हमने अपचयन अभिक्रियाओं में सबसे पहला चीज लिखवाया, वो पहला परिभाषा था ऑक्सीजन का निकलना, और दूसरे में लिखवाया हाइड्रोजन का योग, तीसरे में ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, और चौथे जो कि प्रारंभिक अवधारणा वाला नियम था, धन विद्युतीय तत्व का योग। ठीक है, और 5वां था इलेक्ट्रॉन का योग, और 6वां था ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना, जिसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे ऑक्सीडेशन में कमी होने का मतलब। यहाँ पर एक चीज, पहले वाला एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहली अवस्था में जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तो पहली स्थिति में कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग था, ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन
युक्त है। और जब हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया, यानी कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कॉपर अपचयित हो गया। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिलाइए तो जिंक अलग हो गया और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्रिया करके जल का निर्माण कर लिया, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन था और जब अभिक्रिया कर लिया तो ये जिंक के साथ ऑक्सीजन निष्कासित हो गया। तो इस वाले अभिक्रिया में जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में ये लिखा है हाइड्रोजन का योग होता है। तो आप समझिए हाइड्रोजन का योग होने का मतलब, इसको ध्यान समझेंगे। हाइड्रोजन का योग होने का मतलब है कि यहाँ तो कुछ और हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखिए दिखाता हूँ। जैसे आप अगर ये समझें, यहाँ पर इसको मैं दिखाता हूँ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O पानी का निर्माण करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग, तो यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ योग कर रहा है। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, और जब ये हाइड्रोजन से क्रिया किया तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है और इसमें हमने आयोडीन मिला दिया I2, तो क्या बनेगा, HI का निर्माण होगा। अब इसको संतुलित करेंगे तो 2HI लिख देंगे। तो इस स्थिति में सबसे पहले स्थिति में यहाँ पर आयोडीन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा था, और जब इसको अभिक्रिया करा दिया तो इसमें आयोडीन के साथ हाइड्रोजन संयुक्त हो गया। तो हम कहेंगे कि इस वाले अभिक्रिया में आयोडीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। ऋण विद्युतीय तत्व का निकलने का मतलब है जिसमें से अधातु का निष्कासन होता हो। तो यहाँ पर देखिए आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड के साथ 3 क्लोरीन संयुक्त है, और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया किया तो इस क्लोरीन एक यहाँ से आयरन के साथ निष्कासित हो गया। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन एक आयरन से क्रिया कर रहा है, और जब हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करता है तो ये क्लोरीन एक निकल करके आयरन क्लोराइड बन जाता है, डाई क्लोराइड, मतलब कि यहाँ से एक क्लोरीन का निष्कासन हो गया। तो इस स्थिति में इस अभिक्रिया में आयरन के साथ अपचयन हो रहा है, यानी आयरन अपचयित हो रही है। ठीक, इसी प्रकार चौथा नियम, धन विद्युतीय तत्व का योग। धन विद्युतीय तत्व का मतलब जिसमें धातु का संयोग होता है, जैसे कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड में और कॉपर को मिलाते हैं तो कॉपर इस कॉपर क्लोराइड से संयोग करके क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ एक कॉपर है और यहाँ पर क्लोरीन के साथ 2 कॉपर है, यानी कि कॉपर यानी कि धन विद्युतीय तत्व बढ़ गया। तो इस स्थिति में इस अभिक्रिया में क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, यानी क्लोरीन अपचयित हो रही है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 1 कॉपर है और यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 2 कॉपर, मतलब कि इस स्थिति में 1 कॉपर है, और जब ये और एक और कॉपर परमाणु से क्रिया किया तो इस क्लोरीन के साथ उसी Cl2 के साथ 2 कॉपर संयुक्त हो गया, मतलब यहाँ पर धन विद्युत तत्व का वृद्धि हो रहा है, धन विद्युत तत्व जुड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन के साथ 2 कॉपर का संयोग हो गया है, जुड़ गया है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है मर्क्यूरिक क्लोराइड, डाइक्लोराइड। इसमें वैसे ही एकदम इसी प्रकार की अभिक्रिया दी गई है। जब ये मर्क्यूरिक इसके साथ संयोग करता है तो यहाँ पर Hg2Cl2 का निर्माण होता है, यानी 2 Hg, एक Hg और यहाँ पर संयोग हो गया क्लोरीन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले अभिक्रिया में Cl का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी Cl क्लोरीन अपचयित हो रही है। अब आते हैं 5वें नंबर पर, इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ना। मतलब
जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का योग होता है तो ऋणावेश में आता है। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो जुड़ता है तो क्लोरीन ऋणावेश आ गया। तो हम कहेंगे कि इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इस क्लोरीन का यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, यानी इस अभिक्रिया में क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। इसको आप लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का पहली अवस्था में या ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ऑक्सीजन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ जाता तो ये हो जाता ऑक्सीजन ऋणावेश -2। ठीक, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का और प्रवेश हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब आते हैं छठे नंबर पर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आना, मतलब अगर किसी परमाणु के साथ जो प्राकृतिक अवस्था में है उस अवस्था में यदि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यदि इस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। कमी आने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ रहे हैं। ठीक, तो जुड़ने का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन पहले कम थी। तो इस स्थिति में हम यहाँ कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लोरीन प्राकृतिक अवस्था में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी आती है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है। एक कमी थी, तो एक कमी थी तो हमने लिख दिया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो इस वाले अभिक्रिया में क्या हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन और इसमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप बिल्कुल फिर से रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो।